ये स्कूल का एक क्लासरूम है। सारे बच्चे अपनी अपनी बेंच पर बैठे पढ़ रहे हैं। लेकिन उसी क्लासरूम के एकदम आखिरी कोने में, जहां सारे बच्चों के गंदे जूते चप्पल उतारे जाते हैं, वहां एक 6-7 साल का बच्चा जमीन पर बैठा है। वो स्कूल के टाट पट्टी या बेंच पर भी नहीं बैठ सकता, इसीलिए अपने घर से एक दरी या बोरा लेकर आता है और उसी पर बैठकर पढ़ता है। उस छोटे से बच्चे को अगर प्यास लग जाए तो वो स्कूल का नल या घड़ा नहीं छू सकता। उसे इंतजार करना पड़ता है कि कोई चपरासी आएगा और दूर से उसके हाथों में पानी डालेगा, तब जाकर वो अपनी प्यास बुझाएगा। और जिस दिन वो चपरासी छुट्टी पर होता है, उस दिन उस 7 साल के मासूम बच्चे को पूरे दिन स्कूल में प्यासा ही बैठना पड़ता है। इतिहास के पन्नों में इस दर्द को एक लाइन में लिखा गया है, नो पियोन नो वाटर। अब जरा आंखें खोलिए और सोचिए कि वो प्यासा बच्चा जिसे समाज ने स्कूल के एक कोने में जूतों के पास बैठाया था, एक दिन अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटीज का सबसे होनहार छात्र बनता है। सोचिए, जिस समाज ने उसे पढ़ने से रोका, उस अकेले इंसान ने अपनी निजी लाइब्रेरी में 50,000 से ज्यादा किताबें इकट्ठी कर दी। वो रोज 18-18 घंटे पढ़ता था। वो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में इतनी गहरी रिसर्च करता है कि उसकी लिखी हुई एक किताब की रिसर्च, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, पर इस देश का रिजर्व बैंक आरबीआई खड़ा हो जाता है और अंत में वो बच्चा इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिखता है। प्यारे साथियों, नमस्कार। आज 14 अप्रैल है। आज उसी प्यासे बच्चे यानी दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती है। आज पूरे देश में चौक चौराहों और गली मोहल्लों में डीजे बज रहे होंगे, नीले झंडे फहराए जा रहे होंगे और बड़े बड़े राजनेता उनकी मूर्तियों पर फूल मालाएं चढ़ाकर फोटो खिंचवा रहे होंगे। लेकिन आज एक शिक्षक होने के नाते मेरे मन में एक गहरी पीड़ा है। पीड़ा इस बात की है कि इस देश के सियासी सिस्टम ने इतनी बड़ी बौद्धिक हस्ती को, इतने बड़े स्कॉलर को सिर्फ दलितों का नेता और वोट बैंक के एक छोटे से डिब्बे में बंद कर दिया है। और इससे भी बड़ा दर्द क्या है जानते हैं? जिस बाबा साहब ने हमें समानता का संविधान दिया, उस संविधान के लागू होने के 76 साल बाद आज भी हमारे देश में जब कोई दलित दूल्हा अपनी शादी में घोड़ी पर बैठता है तो उस पर पत्थर फेंके जाते हैं, उसे हेलमेट पहनना पड़ता है और पुलिस बुलानी पड़ती है। आज भी श्रावस्ती जैसे जिलों में किसी मासूम बच्चे को पेशाब पीने पर मजबूर कर दिया जाता है। किसी दलित बच्चे के घड़े से पानी पीने पर उसे एक शिक्षक द्वारा इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। दलित महिलाओं के साथ देश में और उत्तर प्रदेश जैसे जीरो टॉलरेंस वाले प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप होना घिनौना अपराध होता है। ये वीडियो, ये कुछ घंटे या मिनट की हमारी ये चर्चा कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है। आज हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकालेंगे जिसने हमें असली इतिहास पढ़ने ही नहीं दिया। आज इस पूरे वीडियो को आपको धैर्य से सुनना होगा, तब शायद इस देश में फैले जातिगत भेदभाव को आप समझ पाएं। तब शायद आप समझ पाएं कि बाबा साहब ने इस देश से जात पात का भेदभाव मिटाने के लिए कितना संघर्ष किया था। आज हम मूर्तियों की पूजा नहीं करेंगे, आज हम बाबा साहब के दिमाग को पढ़ेंगे। आज हम समझेंगे कि इस देश में आरक्षण क्यों जरूरी है, क्यों एक इतनी बड़ी डिग्रियों वाले इंसान को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा और कैसे आज का युवा उनके असली विचारों को भूलकर बस नारों में उलझ कर रह गया है। अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि आज जो सच आप सुनने वाले हैं वो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। अभी मैंने आपसे उस प्यासे बच्चे की बात की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर उस 7 साल के बच्चे से समाज को नफरत क्यों थी? जब हम आरक्षण, रिजर्वेशन या जातियों की बात करते हैं तो हमारे शहरों में रहने वाले बहुत से युवा कहते हैं कि सर, आज के जमाने में जाति कौन पूछता है। यह तो पुरानी बात हो गई। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें सिर्फ आज की राजनीति को नहीं बल्कि इतिहास के उन पन्नों को भी पलटना होगा जिन्हें हम अक्सर भूल जाना चाहते हैं। ये कहानी सिर्फ आज की नहीं है, ये लगभग 3500 साल पुरानी एक सामाजिक व्यवस्था और उससे पैदा हुए जख्मों की है। इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों का मानना है कि भारत में वर्ण व्यवस्था की जड़ें वैदिक काल तक जाती हैं। लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसमें समाज को 4 वर्णों में विभाजित करने की बात कही गई है, जो ब्रह्मा जी के 4 अलग अलग अंगों से उत्पन्न हुए माने जाते हैं, जिनमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैरों से। ये समझने के लिए कि आरक्षण मिलने के बावजूद भी क्यों ऐसे लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है, क्यों ऐसे लोगों तक वह सुविधा नहीं पहुंच पा रही है जिसके वह असली हकदार हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा,
हमें यह समझना होगा कि आरक्षण की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसे समझने के लिए आइए एक 100 मीटर की दौड़ की कल्पना करते हैं। मान लीजिए इस दौड़ में 10 लोग हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। रेस शुरू होने से पहले 2 धावकों को स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा किया जाता है और बाकी 8 धावकों को स्टार्टिंग लाइन से 50 मीटर पीछे खड़ा कर दिया जाता है। और सिर्फ पीछे ही नहीं खड़ा किया जाता, उन 8 लोगों के पैरों में हजारों साल पुरानी जाति व्यवस्था की भारी जंजीरें भी बांध दी जाती हैं। अब रेस शुरू होती है। जाहिर सी बात है, जो 2 लोग आगे खड़े थे वो आसानी से जीत जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप उन जीतने वालों को दुनिया का सबसे तेज धावक कहेंगे? जवाब होगा नहीं। यही कहानी है भारत के समाज की। हजारों सालों तक इस जाति व्यवस्था ने समाज के एक बहुत बड़े हिस्से, जिन्हें आज हम SC, ST और OBC कहते हैं, को इस विकास की दौड़ में 50 मीटर पीछे धकेल कर रखा। उन्हें शिक्षा से, संपत्ति से और यहाँ तक कि इंसान होने के सम्मान से भी पूरी तरह वंचित रखा गया। और इसी जाति व्यवस्था की क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र का महार समुदाय है। यह वही महार समुदाय है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। आज से लगभग 300 साल पहले महाराष्ट्र में जब पेशवाओं का शासन था, तब इसी समुदाय पर ऐसी क्रूरता की गई जिसे सुनकर आज किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। पेशवाओं के उस काल में एक महार जाति के व्यक्ति को अपने गले में एक मिट्टी की हांडी मटका लटका करके चलना पड़ता था। जानते हैं क्यों? ताकि अगर उसे थूकना है तो वो उसी हांडी में थूके। उसका थूक जमीन पर गिरकर किसी सवर्ण के व्यक्ति को अपवित्र ना कर दे। इतना ही नहीं, उसे अपनी कमर पर एक झाड़ू बांधनी पड़ती थी, ताकि जब वो चले तो उसके पैरों के निशान उस झाड़ू से मिटते जाएं और जमीन अपवित्र ना हो। और सुबह और शाम के समय सार्वजनिक सड़कों पर चलने की मनाही थी, ताकि सूरज की रोशनी में भी उनकी लंबी परछाई किसी स्वर्ण पर ना पड़ जाए। पहचानने के लिए उन्हें अपनी कलाई या गले में एक काला धागा पहनना पड़ता था, ताकि कोई गलती से उन्हें छू ना ले। महात्मा ज्योतिबा फुले की एक 15 वर्षीय छात्रा मुक्ता साल्वे ने लिखा है कि पेशवाओं के शासन में अगर कोई महार जाति का व्यक्ति किसी व्यायामशाला अखाड़े के सामने से गुजर जाता था, तो उसका सिर काट दिया जाता था और उस कटे हुए सिर से बैट बॉल खेला जाता था। इस समुदाय के लोगों को खाने के लिए पशुओं के गोबर से अन्न के दाने छान कर निकालने पड़ते थे। एक पल के लिए भी सोचिए, यह सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये एक इंसान को उसकी इंसानियत से ही खत्म कर देने का, उसके आत्मसम्मान को हर पल हर कदम पर तोड़ने का एक सोचा समझा तरीका था। ये नियम सिर्फ आपको शारीरिक रूप से अलग नहीं करते थे, ये आपके दिमाग में ये बात भर देते थे कि आप अपवित्र हैं, आप इंसान कहलाने लायक नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि यह रूह कपा देने वाली क्रूरता सिर्फ महाराष्ट्र या पेशवाओं के शासन तक सीमित थी, तो मैं आज आपका यह भ्रम भी तोड़ देता हूँ। यह छुआछूत का जहर, यह सिस्टमेटिक नफरत पूरे देश की नसों में कैंसर की तरह फैली हुई थी। जरा दक्षिण भारत के केरल, तत्कालीन त्रावणकोर रियासत के इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए। आज हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां दलित और निचली जातियों जैसे नादर और एजवा समुदाय की महिलाओं पर मूलाकरम यानी ब्रेस्ट टैक्स लगाया जाता था। अगर समाज के वंचित तबके की कोई महिला अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा यानी कि सीने को कपड़े से ढकना चाहे, तो उसे सवर्णों को इसके लिए बाहरी टैक्स देना पड़ता था। इंसानियत को तार तार कर देने वाला यह टैक्स तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक 19वीं सदी में नांगेली नाम की एक वीरांगना में विरोध में अपना स्तन काटकर उनके सामने नहीं फेंक दिया और अपने प्राण नहीं दे दिए। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी इंसान से उसकी गरिमा इस कदर तक छीनी जा सकती है? इसी दक्षिण भारत में डिस्टेंस पॉल्यूशन, दूरी से अपवित्रता का एक क्रूर नियम था। मतलब अछूत को सिर्फ छूने से पाप नहीं लगता, बल्कि एक अछूत को किसी ऊंची जाति वाले से 64 या 96 कदम दूर चलना पड़ता था, ताकि हवा में उड़कर भी उसकी अपवित्रता उन तक ना पहुंच जाए। इसी वजह से स्वामी विवेकानंद जी जो 1892 में केरल की यात्रा पर थे, तो उन्होंने केरल को पागल खाना, ल्यूनेटिक एजाइलम कहा था। अब जरा उत्तर भारत की तरफ चले आइए। हमारे यूपी, बिहार और उत्तराखंड के पहाड़ों तक यहाँ के दलितों और शोषितों को डोला और पालकी का अधिकार नहीं था। ऊंची जाति का कोई व्यक्ति अगर चाहे तो घोड़ी पर बैठे, पालकी में बैठे, लेकिन एक दलित अपनी शादी में अपनी दुल्हन को पालकी में नहीं ले जा सकता था। पीढ़ियों तक इन समुदायों से बेगार करवाई गई, यानी बिना एक भी पैसा दिए जानवरों की तरह सुबह से शाम तक खेतों और घरों में बंधुआ मजदूरी करवाई गई और बदले में सिर्फ गालियां और कौड़े मिले। ये कोई मनगढ़ंत कहानियां या फिल्मों की स्क्रिप्ट नहीं है।